वंदे मातरम। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। खबरों की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आज से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। आज कांग्रेस भवन देहरादून में उनका शपथ ग्रहण हुआ और इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई विधायक भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और नेता उपाध्यक्ष का भी ऐलान किया गया है और इसी कड़ी में करण माहरा ने प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। और उधर करण माहरा के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के अंदर किस कदर अंदरूनी घमासान चल रहा है, ये भी देखने को मिला। दरअसल कार्यक्रम में प्रदेश भर से उनके सभी विधायकों को न्योता दिया गया था। बावजूद इसके 19 में से सिर्फ आधा दर्जन विधायक ही इस कार्यक्रम में पहुंचे। जब करण मेहरा से जब बात पूछी गई इस बारे में तो विधायक क्यों नहीं पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि हमारे कई विधायक व्यस्त थे और उनकी अलग अलग व्यस्तता के कारण वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं। आपका क्वेश्चन वाजिब है। मैं दो तीन चीज़ें बताता हूँ। रुड़की की कल घटना जो हुई है हनुमान महोत्सव में, जिस तरीके से वहाँ हंगामा हुआ है, तो हमारे वहाँ दो तीन विधायक उसमें हैं, क्योंकि कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं, मारपीट भी हुई है और एक वर्ग विशेष को मारा गया है, प्रताड़ित किया गया है। तो ममता राकेश जी और फुरकान जी वहीं हैं। उसके अलावा प्रीतम सिंह जी के अपने क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उन्हीं के एक बहुत नज़दीकी 3 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ऐसे में ये कहना कि नहीं है, सभी विधायक यहाँ लगभग हैं और नेगी जी के घर में अपने परिवार में शादी है, तो इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। आज सारा कार्यकर्ता यहाँ है, संगठन यहाँ है और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जन यहीं हैं। और वहीं प्रदेश बीजेपी संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट से पार्टी में हलचल मच गई है। माना यह जा रहा है कि बदली परिस्थितियों में प्रदेश अध्यक्ष पद पर पार्टी बदलाव कर सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के लिए विधानसभा सीट का चयन होना है, तो वहीं महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समेत कुछ अन्य पदों पर नई नियुक्तियां भी की जानी है। इस कड़ी में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। माना यह जा रहा है कि दुष्यंत गौतम इन विषयों के संबंध में केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे। विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद ये माना जा रहा था कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक को सरकार में मंत्री पद दिया जाएगा और अध्यक्ष पद पर कोई नई नियुक्ति होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये चर्चा चल रही है कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बदलने जा रही है। तर्क ये दिया जा रहा है कि धामी सरकार में 3 मंत्री पद खाली रखे गए हैं और हरिद्वार जिले को कोई मंत्री पद नहीं दिया गया है। ऐसे में कौशिक को मंत्री बनाकर हरिद्वार जिले को साधने का प्रयास किया जा सकता है। हालांकि बीजेपी प्रदेश संगठन में बदलाव की अटकलों पर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने फिलहाल विराम लगा दिया है। दरअसल देहरादून पहुंचे गौतम ने कहा कि जिस संगठन ने विधानसभा चुनाव में 47 सीटें जिताई और उसमें बदलाव का ना कोई विषय है और ना इस बारे में कोई विचार है। संतोष जी आने का मतलब ये नहीं है संगठन में बदलाव चल रहा है, ये कोई विषय नहीं है। ऐसा कोई सोचा भी नहीं है, कोई विचार नहीं किया। जिस संगठन ने हमको 47 सीटें दिलाई हैं, इतनी बहुमत से जिताया है, तो उससे अच्छा ही होगा, अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे। बदलाव इसलिए नहीं करेंगे कि उन्होंने जीत दिलाई है। और 3 मई से प्रदेश में 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इस 4 धाम यात्रा को लेकर जहां पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग पूरी तरीके से अब तैयार नजर आ रहा है, तो वहीं स्वास्थ्य महकमा भी इस यात्रा को पूरी तरह से सफल बनाने की बात कर रहा है। 4 धाम यात्रा में इस बार लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। पिछले 2 सालों में कोविड की वजह से श्रद्धालु बड़ी संख्या में 4 धाम यात्रा में नहीं आ पाए और इसकी वजह से 4 धाम यात्रा से जुड़े व्यापारियों को काफी नुकसान भी हुआ। कोविड महामारी से निपटना भी स्वास्थ्य महकमे के लिए एक चैलेंज जैसा था और ये चैलेंज अभी भी बरकरार है। वहीं जब बात करते हैं 4 धाम यात्रा की, तो 4 धाम यात्रा में कोरोना का असर ना देखने को मिले और जो भी यात्री प्रदेश में आए वो सुरक्षित रहें, इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे ने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। पिछले साल में जो दिक्कतें आई थी, फिर चाहे वो ऑक्सीजन की कमी हो या डॉक्टर्स की, उस पर इस बार ध्यान दिया गया है।
इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन किया है और जितनी कैरिंग कैपेसिटी होगी उसके मुताबिक ही लोग जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि यात्रा सरल और सुगम हो, उसकी तैयारियां हैं। और आप देखेंगे कि इस समय नीचे गर्मी पड़ रही है तो यात्री पहाड़ की तरफ रुख कर रहा है। और निश्चित रूप में हमने जो हमारे मंदिर हैं, शैव मंदिर, शाक्त मंदिर और हमारे वैष्णव मंदिर हैं, उनको भी हमने डाइवर्सिफाई किया है। हम आग्रह करेंगे कि और स्थानों पर भी यात्री जाएं और हमारे पर्यटन को बढ़ावा दें। धन्यवाद। तो देखिए, एक तरफ तो प्रशासनिक तैयारी चल रही है चारधाम यात्रा को लेकर, क्योंकि 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, लेकिन वहीं चारधाम यात्रा से प्रदेश के जो व्यापारी हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और इसकी वजह है अभी से होटल रिसोर्ट बुक होने लगे हैं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने यात्रा को लेकर कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर भी जितने यात्री जा सकते हैं उतने ही यात्री जाएं। यात्रा को सुगम बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सभी यात्रियों की चारधाम यात्रा मंगलमय हो, यही सबकी कोशिश है। इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन किया है और जितनी कैरिंग कैपेसिटी होगी उसके मुताबिक ही लोग जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि यात्रा सरल और सुगम हो, उसकी तैयारियां हैं। और आप देखेंगे कि इस समय नीचे गर्मी पड़ रही है तो यात्री पहाड़ की तरफ रुख कर रहा है। और निश्चित रूप में हमने जो हमारे मंदिर हैं, शैव मंदिर, शाक्त मंदिर और हमारे वैष्णव मंदिर हैं, उनको भी हमने डाइवर्सिफाई किया है। हम आग्रह करेंगे कि और स्थानों पर भी यात्री जाएं और हमारे पर्यटन को बढ़ावा दें। धन्यवाद। और वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस कार्यशाला में प्रदेश भर से ग्राम पंचायत प्रतिनिधि पहुंचे, जहां पर किस तरह से ग्राम स्तर पर और ज्यादा अच्छे से स्थिति को मजबूत किया जाए, इस विषय पर चर्चा की गई। जब ग्राम राज्य जो है मजबूत होगा तो राम राज्य आएगा। आज पंचायतों को मजबूत करने के लिए हमने ये एक उनकी कार्यशाला ऑर्गेनाइज की है। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे बीच में जम्मू कश्मीर से भी लगभग 30 प्रतिनिधि आने वाले हैं। मैंने वहाँ के बड़ा नज़दीक से देखा है, तो आज वहाँ जो पंचायती राज लागू हुआ है एक्ट, ये अपने आप में अभिनंदन योग्य है, स्वागत योग्य है। और वहाँ पर भी धरातल पर काम उतरने लगे हैं। तो आज उनके बीच में उनका हम स्वागत करेंगे, उसके साथ साथ उनके बीच में विचार विमर्श करेंगे। और इसके साथ साथ केरला को हमने और हिमाचल को हमने स्टडी प्रांत बनाया है, स्टेट बनाया है। तो निश्चित रूप में हम पंचायती राज को मजबूत करेंगे और इस कार्यक्रम में ऐतिहासिक फैसले होंगे, जिससे कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं मजबूत होंगे। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगे भीतरघात के आरोपों की रिपोर्ट अनुशासन समिति के पास पहुंच गई है। रिपोर्ट को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने समीक्षा की। उसके बाद दुष्यंत कुमार गौतम ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष समेत संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद रिपोर्ट को सत्यापन के लिए अनुशासन समिति को भेजा गया है। माना जा रहा है कि बीजेपी बड़ी कार्रवाई कर सकती है भीतरघात को लेकर। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान कई विधानसभाओं में अनुशासनहीनता के मामले सामने आए हैं। इसकी रिपोर्ट तैयार हो गई है। रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद अनुशासन समिति को सत्यापन के लिए भेजा गया है। 1 हफ्ते के अंदर सत्यापन के बाद आगे की कार्रवाई पर विचार विमर्श किया जाएगा। बीजेपी ने हारी हुई 23 सीटों पर पार्टी के पदाधिकारियों को समीक्षा के लिए भेजा गया था। बीजेपी की तरफ से ये समीक्षा 3 चरणों में की गई है। उसके बाद अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में ये समीक्षा प्रदेश संगठन को सौंपी गई है। इसकी रिपोर्ट अब खबर यह है कि जल्द ही बीजेपी भीतरघातियों पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। मीटिंग हम आज आए हैं यहाँ पर। हमने सभी विधानसभाओं पर कुछ कंप्लेंटें आ रही थी चुनाव को देखते हुए, और हमने सारे वरिष्ठ अपने कार्यकर्ताओं को सब विधानसभाओं में भेजा था। वहाँ से कुछ रिपोर्ट वो लेकर आए हैं। कुछ जगह अनुशासनहीनता भी हुई है, उसके सत्यापन के लिए अब हमने अनुशासन समिति जो है उनको दे दी है रिपोर्ट। और वो आने वाले समय में जब भी हफ्ते 10 दिन में रिपोर्ट देंगे, फिर उस पर संगठनात्मक बैठकर चर्चा करेंगे सभी लोग, और क्या कार्रवाई करनी है उस पर निर्णय करेंगे। पूरी रिपोर्ट अनुशासन समिति को सौंपी है। अनुशासन समिति उनका अध्ययन करेगी। अध्ययन करने के बाद जो बिंदु निकल के आएंगे उस पर फिर बैठ कर चर्चा होगी। तो अभी केवल इतना ही विषय आज हम लोगों ने बैठक में था। और प्रदेश में दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य की स्थिति सुधारने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कई सारे जिला अस्पतालों को अब पीपीपी मोड पर कर दिया है। लेकिन
आए दिन अस्पताल से कई तरह की शिकायतें आ रही हैं। कभी अस्पताल में कर्मचारियों के साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है, तो कभी सही तरीके से उपचार के लिए लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर आए दिन शिकायतें मिलती रहती हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इन परेशानियों को लेकर कहा है कि जल्द ही अस्पतालों के जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे और प्रबंधन को लेकर जो शिकायतें मिल रही हैं उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। देखिए, जितने हमारे हॉस्पिटल पीपी मोड पे चल रहे हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मैं इसी महीने बैठक करने वाला हूँ और उसकी समीक्षा की जाएगी और लगेगा कि कोई दिक्कत है तो उन दिक्कतों को दूर किया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रखंड में स्वास्थ्य महकमे की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। हालात तो ये हैं कि प्रदेश के कई दूर दराज के गांव तक अस्पताल तो हैं, लेकिन वहां पर सही डॉक्टर या फिर इक्विपमेंट नहीं है। इसी को लेकर आए दिन स्वास्थ्य विभाग से सवाल भी किए जाते हैं कि आखिर कब प्रदेश के गांव-गांव तक स्वास्थ्य की स्थिति सुधरेगी। इन परेशानियों को लेकर जब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार से जो भी डिमांड की गई है उसे पूरा किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी के साथ भी बैठक हो चुकी है। देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने इस पे भी मीटिंग कर ली है, हमारे चीफ सेक्रेटरी ने भी बैठक कर लिया और हम लोगों ने भी विशेषकर चमोली जिला, रुद्रप्रयाग जिला, हमारा हरिद्वार जिला, देहरादून जिला और देवप्रयाग से लेके पूरा चमोली तक और इधर देहरादून से लेकर उत्तरकाशी तक, यहाँ जितने भी हमको डिमांड की गई है प्रशासन के द्वारा, वो सारी व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग जो है उपलब्ध कराएं। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस पर जुबानी हमला किया है। मदन कौशिक ने कहा है कि कांग्रेस का शुरू से ही ये चरित्र रहा है कि उन्होंने जनता की बजाय पद प्रतिष्ठा पर ज्यादा ध्यान दिया है। यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर पद को लेकर आपसी लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता रहा है। मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस जनता के सरोकारों को लेकर कभी गंभीर नहीं रही है। अब इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है, जब आएगा तब उस पर विचार करेंगे। देखिए, कांग्रेस का इस प्रकार का चरित्र प्रारंभ से ही रहा है कि वो लोग जनता की बजाय पद प्रतिष्ठा पर ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं। पिछले 5 साल में भी आपने देखा होगा, हाउस के अंदर बाहर संगठन यही उनका रहा है। तो वो जनता के जन समस्याओं के प्रति जो जनादेश मिला, उस जनादेश को कभी भी वो जनता से जोड़कर कार्य नहीं करते, केवल पद प्रतिष्ठा या आपसी लड़ाई। इस प्रकार उनमें एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। और खटीमा के विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का बड़ा बयान सामने आया है। भुवन कापड़ी ने खटीमा में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि खटीमा समेत पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वर्तमान में जो भी कांग्रेस के साथ है उसके साथ उत्पीड़न की कार्रवाई की जा रही है। खटीमा समेत पूरे प्रदेश में कई मामले सामने आ चुके हैं। भुवन कापड़ी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव के बाद वैमनस्य की कार्रवाई को छोड़कर विकास पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति पर गौर किया जाना चाहिए। देखिए, कई लोगों का उत्पीड़न हुआ है, वो हमने पहले भी उसकी शिकायत करी है, आज भी कर रहे हैं। जो कांग्रेस के साथ थे उन लोगों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन अब बदले की भावना से राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये खटीमा नहीं, पूरे प्रदेश में हो रहा है, आप देख रहे होंगे। तो जब कोई किसी पद पर बैठ जाते हैं तो वो एक व्यक्ति का नहीं, पूरे प्रदेश के मुखिया होते हैं, पूरे प्रदेश के मंत्री होते हैं और जो जीतता है वो पूरे क्षेत्र का विधायक होता है। तो चुनाव के बाद उन बातों से निकलकर क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए और विकास कर लोगों को ये एहसास कराना चाहिए कि मैं बेहतर हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जो आज की राजनीति है, इस राजनीति को सुधारने की ज़रूरत है। दलगत राजनीति से उठकर जो है विकास की राजनीति की ओर हम लोगों को। और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने केंद्रीय विद्यालयों में कोटे की प्रक्रिया पर रोक लगाने की प्रतिक्रिया दी है। नरेश बंसल ने कहा है कि केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए लंबी सूची होती थी, लेकिन सीटें केवल 10 होती थी, जिससे लोगों में एडमिशन नहीं होने पर नाराजगी रहती है। नरेश बंसल ने कहा कि सेंट्रल स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खुलने चाहिए। आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सांसद और जिलाधिकारी कोटे से विद्यालय में अगले आदेश तक एडमिशन पर रोक लगा दी है। इससे पहले किसी भी केंद्रीय विद्यालय में सांसद और जिलाधिकारियों के लिए 10 सीटों का कोटा रहता था। अब केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस कोटे के तहत दिए जाने वाले दाखिलों पर रोक लगा दी है। सांसद या फिर जिलाधिकारी
अपने क्षेत्र में सिफारिश पर कोटे के आधार पर 10 छात्रों को दाखिला दिला सकते थे, लेकिन अब अगले आदेश तक इस पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से सांसदों और जिलाधिकारियों का केंद्रीय विद्यालय में कोटा निर्धारित था, ठीक उसी प्रकार शिक्षा मंत्रालय के लिए भी 450 सीटों का कोटा हुआ करता था, जो कि पिछले साल ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। देखिए, काफ़ी लंबे समय से ये व्यवस्था थी। पहले बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री के द्वारा भी सेंट्रल स्कूलों में प्रवेश किया जाता था। पिछले वर्ष वो समाप्त हुआ और सभी सांसदों में इसको लेकर के ये विषय चल रहा था, क्योंकि हम देखते हैं जिस प्रकार से बहुत बड़ी लंबी सूची केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन चाहती है, लेकिन उन सबको 10 एक सांसद 10 कर सकता है। तो देखने में आता था कि ज़्यादातर लोग नाराज़ होते थे जिनका नहीं हुआ, 10 चुनने पड़ते थे। तो दोनों ही पहलू हैं। ये भी पहलू है कि भाई कम से कम जो नीडी हैं, सांसद के माध्यम से उन 10 को अवसर मिल जाता था, उनके बच्चों की पढ़ाई का मिल जाता था। और हरिद्वार जिले के बहादुराबाद क्षेत्र के इंडस्ट्री एरिया स्थित कंपनी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। हालांकि कर्मचारियों के मुताबिक आग लगने के 20 मिनट बाद भी दमकल विभाग की टीम नहीं पहुंची। इसके बाद कंपनी के कर्मचारियों ने ही आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की। आग किन कारणों से लगी है, ये साफ नहीं हो पाया है। और वही अल्मोड़ा में बीते दिन जंगल की आग से रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में हुए नुकसान मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग की टीम ने घटनास्थल के पास आग लगाते हुए 4 युवकों को रंगे हाथ पकड़ लिया। पकड़े गए सभी युवक नाबालिग हैं। वन विभाग ने चारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बीते शनिवार की शाम अल्मोड़ा के कसार देवी क्षेत्र में एक रिसोर्ट जंगल की आग की चपेट में आ गया था। इस दौरान रिसोर्ट का रेस्टोरेंट पूरी तरीके से जल गया। वहीं घटना से कुछ समय पहले वन विभाग की टीम जंगल में आग बुझा रही थी। इसी दौरान वन विभाग की टीम ने 4 नाबालिग युवकों को जंगल में आग लगाते पकड़ लिया। डीएफओ महातिम यादव ने बताया कि चारों नाबालिगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीएफओ ने लोगों से जंगल में आग बुझाने में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोई भी अराजक तत्व जंगल में आग लगाते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये दक्षिणी ढाल की आग थी जिसमें चीड़ का जंगल था और तेज हवाओं के चलने के कारण ये आग बहुत तेजी से ऊपर गई और वहाँ जो पर्यटन क्षेत्र है जिसमें काफी सारे रिजॉर्ट्स तक बने हुए हैं, वहाँ तक ये आग पहुँच गई। इसके बाद वहाँ पर इंपीरियल हाइट्स नाम के रिजॉर्ट तक ये आग पहुँच गई और वहाँ भी हमारे फॉरेस्ट की टीम गई। दमकल विभाग के कर्मचारी भी वहाँ पर गए, उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया। इस क्रम में वहाँ कुछ बिल्डिंग्स वनाग्नि से और उसके लगने के आग के कारण प्रभावित हुई, लेकिन काफ़ी मशक्कत और मेहनत के बाद हमने वहाँ सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस कार्रवाई के दौरान वन विभाग द्वारा 4 किशोर लड़के पकड़े गए जिनकी उम्र 18 वर्ष के कम बताई गई है, तो उनको भी पकड़ा गया और उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई। और लंबे अरसे से सरकारी और गैर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं होगी, क्योंकि प्रशासन शहर भर में किए गए अतिक्रमण को हटाने का रोड मैप तैयार करने में जुटा है। इस रोड मैप के हिसाब से शहर भर में 100 से ज़्यादा जगहों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की योजना है, जिसे लेकर काम शुरू भी कर दिया गया है। हमारी जो संयुक्त टीम है जिसमें तहसीलदार हैं और जो संबंधित रोड है NH हो या PWD उनके अधिकारी और नगर निगम के जितने हमारे कार्मिक हैं, इनके द्वारा संयुक्त जांच करके अभी पूरा नहीं हुआ चिन्हीकरण का काम, परंतु लगभग 100 के ऊपर ऐसे अवैध निर्माण हैं, अस्थायी और स्थायी दोनों मिला जो अभी चिन्हित हुए हैं। इस संबंध में अभी चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है। होपफुली 3-4 दिनों में संपूर्ण हो जाएगी। उसके बाद नोटिस वगैरह देके नियमानुसार। और भगवान तुंगनाथ की शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ में 18 सालों बाद 22 अप्रैल से 2 मई तक होने वाले महायज्ञ की तैयारियां जोरों पर है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और मक्कू गांव के ग्रामीणों द्वारा महायज्ञ को भव्य रूप से पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। जल संस्थान, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, तहसील और पुलिस प्रशासन महायज्ञ की तैयारियों में जुटा हुआ है। महायज्ञ के शुभारंभ से पूर्व 3 दिवसीय सरलीकरण पूजा पाठ किया जाएगा और 1 मई को भव्य जल कलश यात्रा निकाली जाएगी। 18 सालों बाद आयोजित होने वाले महायज्ञ के आयोजन से श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है।
नशा मुक्त होगा चमोली हमारा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान देवाल के इच्छोली गदेरे के पास से पुलिस ने प्रदीप कुमार नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस का ये कहना है कि युवक के पास से पुलिस को 1 किलो 25 ग्राम अवैध चरस बरामद हुआ है। गिरफ्तार युवक देवाल के ही बांक गांव का रहने वाला बताया जा रहा है और जो अवैध नशीले पदार्थ की कीमत है वो लाखों में बताई जा रही है। दिनांक 16/4/2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चमोली महोदय के नशा मुक्त अभियान के तहत सघन तलाशी के दौरान एक व्यक्ति प्रदीप कुमार को NDPS मामले में जिसकी क्वांटिटी लगभग 1 किलो 25 ग्राम है और अनुमानित मूल्य लगभग 1,20,000 है। और पहाड़ की शांत वादियों में अब नशीले पदार्थों की तस्करी तेजी से बढ़ रही है। अल्मोड़ा कोतवाली पुलिस ने अवैध स्मैक के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक BSc और दूसरा ITI पास है, जबकि दूसरा आरोपी पिता के साथ एजेंसी चलाता है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस ने दोनों तस्करों के पास से कई ग्राम स्मैक बरामद की है। और पुलिस टीम द्वारा पांडेखोला के पास दो अभियुक्तों को अवैध स्मैक 17.60 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर उनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अभियुक्तों का नाम दीपक भाकुनी और सत्यम शाह है और यह सत्यम शाह जो है यह पहले भी स्मैक में जेल गया हुआ है। और नगर निगम हरिद्वार में चोरों ने MNA समेत कई दफ्तरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। नगर निगम में MNA समेत 5 दफ्तरों के ताले तोड़कर फाइलों को खंगाला गया तो पता चला कि चोर इन दफ्तरों के ताले तोड़कर कई फाइलें लेकर फरार हो गए हैं। अब पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि नगर निगम हरिद्वार का ये कार्यालय जिस इलाके में स्थित है उसमें कई आला अधिकारियों के आवास भी मौजूद हैं। बावजूद इसके सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर कई फाइलों को चोरी कर लिया गया। तो जैसा पता चला है हमें कि ये 2-2:30 बजे के करीब की बात है। 2 से 4 2-2.5 घंटे रहे वो लोग। 2 बजे एंट्री किया था और उसके बाद वो सो गया और बिना सुबह 6 बजे ड्यूटी उसकी ख़त्म हुई, बिना चेक किए वो घर चला गया और इस बारे में उसे पता नहीं। 100% आदमी से पता चला कि हमारे ऑफिस के ताले टूटे हुए। मैंने साहब ने मुझे सूचना दी थी फ़ोन से, तो मैंने तुरंत चौकी इंचार्ज को वहाँ पे भेजा। तो चौकी इंचार्ज ने अपने जो फिजिकल इंस्पेक्शन वहाँ पे है उस पर देखा कि वहाँ 2-3 ताले टूटे हैं और CCTV में ये बात कवर भी हो रही कि कोई व्यक्ति वहाँ कुछ ढूंढने के फिराक से गया था। अभी तक की सूचना के अनुसार, तथ्यों के अनुसार कुछ विशेष चीज़ चोरी नहीं हुआ। तो ऐसा लगता है कि किसी फाइल या किसी पर्टिकुलर किसी एक विशेष चीज़ को ढूंढने के लिए वो व्यक्ति वहाँ गया था। बाकी CCTV में और सर्च कर रहे हैं। जो वहाँ के कर्मचारी उनसे पूछताछ की जाएगी और जैसा मुझे MNA साहब ने बताया कि वो एक चौकीदार भी रात को रखते हैं, तो इन सब से पूछताछ के बाद चीज़ें क्लियर